गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सेल के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में बचा हुआ काम इसी का है। ये नहीं मिलेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जिसमें ये सेल ना लगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी भी आधे लेटे हो आधे बैठे हुए हैं तो उठ के बैठ जाइए, मुंह हाथ धो लीजिएगा, नहा लीजिएगा और फिर बैठिएगा, क्योंकि बहुत केयरफुल होकर सुनना है। एकांत में बैठ जाइएगा कॉपी पेन लेकर और फिर बात करेंगे अपन। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस टॉपिक के साथ होमवर्क की एक इम्पॉर्टेंट होमवर्क ये जुड़ा है कि आपको बस इसके नोट्स बनाने हैं, कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपने बना ही लिए होंगे। इस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं और भेज देने हैं। जैसे ही आप बना लें, बढ़िया से एक एक बात को छूट ना जाए, जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ उसमें होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और वो भेज देने हैं आपको। अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। लेकिन आपने करना है जो सबसे अच्छा नोट्स मुझे लगेंगे, जो सबसे अच्छे बेहतरीन, उनको हम अपनी तरफ से शेयर करेंगे। तो अपना नाम लिखना ना भूलें। चलिए, सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सेल क्या है? एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बड़ा सिंपल सी बात हो गई। इस सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल। ये सेल बायो वाला नहीं है, ये बॉडी वाला सेल नहीं है। ये क्या है? इस सेल लिख देता हूं, लिख लेना आप। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल आप सभी जानते होंगे अब तक कैसे होता है। ये एक इसका सिंबल है, दिस इज दी सिंबल, जिसमें ये बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल। आपको बता दें, सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक का पोटेंशियल हाई होता है, एक का पोटेंशियल लो होता है, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। क्लियर है इतनी बात? चलिए, सेल्स की बात कर रहे हैं तो एक और बात बताना जरूरी है, टाइप्स। सेल के टाइप कितने हैं? दो टाइप हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं, प्राइमरी सेल एंड दूसरा होता है सेकेंडरी। थोड़ी सी केमिस्ट्री की क्लास सी फीलिंग आने लगी हम लोगों को। प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स, दोनों के बारे में एक एक बात बता दें आपको। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेल्स वो होते हैं, वो सेल्स, खास बातें बोलेंगे इसकी बस। दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। इनको आप एक बार तैयार किया, तैयार करने के बाद यूज कर लिया, इनका फेंकने पड़ेंगे। अब यूज कर लिया आपने, उसके बाद ये दोबारा से इनको आप चार्ज नहीं कर सकते, इनको फेंक देना पड़ेगा, इनको डिस्ट्रॉय करके फेंक देना पड़ेगा। दे कैन नॉट बी रिचार्ज। अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो इनमें जो रिएक्शंस होते हैं, किसी भी सेल की बात करते हैं उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट होता है, उनमें रिएक्शंस होते हैं, आयंस बनते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो वो रिएक्शंस जो होती हैं वो रिएक्शंस इर्रिवर्सिबल होती हैं। तो रिएक्शंस, अब वैसे अच्छा वर्ड लगता, केवल रिएक्शंस नहीं बोलते, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शंस आर इर्रिवर्सिबल। ये दो खास बात हो गई किसकी? प्राइमरी सेल्स की। कौन कौन से प्राइमरी सेल्स आप सामने देखेंगे अपने, अगर लेबोरेटरी कोरोना की वजह से खुलती है अपनी, कोरोना की वजह से अभी तो मुश्किल है, तो कौन कौन से सेल्स हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी में? डैनियल सेल, लैक्लांचे सेल, ये दोनों ही सेल किस में आते हैं? प्राइमरी सेल्स में। इसके अलावा ड्राई सेल्स भी होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? प्राइमरी सेल्स। तो ये प्राइमरी सेल्स हो गए। सेकेंडरी सेल्स में बस क्या चेंज हो जाएगा? कैन नॉट बी रिचार्ज, या क्या हो जाएगा? दे कैन बी रिचार्ज, उनको रिचार्ज कर सकते हैं।
दूसरा अपोजिट हो जाएगा, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इसमें इरिवर्सिबल हैं, वहां पर कैसी हो जाएंगी, रिवर्सिबल हो जाएंगी। दोनों बातें सुन ली। प्राइमरी में क्या होता है, अब आप मुद्दे की बात पे आते हैं। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी वो होते हैं इनको रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी में केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल, सेकेंडरी में रिवर्सिबल। अब क्या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आप जानते हैं, केमिस्ट्री इतनी पढ़ चुके हैं। एग्जांपल्स की बात करें, प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल कौन से हैं, डेनियल, लैक्लांचे, ड्राई सेल। और बात कर लेते हैं यहीं पर सेकेंडरी सेल्स के एग्जांपल्स, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, आपने डेफिनेशन तो बना ली ना, दोनों बातें लिखी। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, आपका लेड एक्यूमुलेटर, दूसरा हो गया आपका एडिशन सेल, ये आपने पढ़ रखा होगा शायद, स्पेलिंग चेक करिएगा एडिशन सेल की। क्या हो गए, ये सेकेंडरी सेल्स के एग्जांपल हो गए। इतनी बात समझ गए आप? हटा रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें थी, हटा रहा हूं। अब आते हैं जरूरी बात पे। अब जो बोलने जा रहा हूं वो मैं लिखवाऊंगा नहीं, बहुत डिटेल में बोलूंगा और आपने खुद लिखना है, वही मेन बात है लिखने वाली, जो आप देखना तो कैसे लिखते हैं, और सारी वर्किंग में बताने जा रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ ए सेल, सेल की मैकेनिज्म कैसी होती है। तो इतना मैं आपको अभी बता चुका हूं, सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, बीच में कुछ केमिकल रहता है, कोई केमिकल कोई इलेक्ट्रोलाइट, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो देखिएगा, मान लिया ये बैटरी का बॉक्स है, बॉक्स मतलब बैटरी, इसके सारा मटेरियल जो ऊपर से प्लास्टिक का कवर है, इसके अंदर दो टर्मिनल लगे हैं, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। ये ऑब्वियस सी बात है कि बाहर से भी हमें दिख रहे होंगे, इतनी बात तो कंफर्म ही है। अब ये जो दो टर्मिनल्स हैं, एक को नाम दे दिया मैंने ए, एक को नाम दे दिया मैंने बी। इन दोनों के बीच में जो टर्मिनल्स के बीच का सेपरेशन है, दैट इज मान लिया कितना, स्मॉल डी। सुन ली इतनी बात। अब क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर केमिकल है और उसमें रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शन से बन रहे हैं आयंस। सारी बात सुनना। और वो आयंस दो तरीके के हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं, यानी कि इस बीच वाले गैप में दो तरह के आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात सुन ली। अब ये इलेक्ट्रोड्स किसी दो अलग अलग मटेरियल्स के होते हैं, ये किसी अलग मटेरियल का होता है, ये अलग मटेरियल का होता है। अगर ये जिंक का है तो हो सकता है ये कार्बन का हो सकता है ये कॉपर का हो, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। तो इनमें से एक इलेक्ट्रोड ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, यानी पॉजिटिव आयंस को कलेक्ट करता है, एक्यूमुलेट करता है, और दूसरा वाला नेगेटिव आयंस को एक्यूमुलेट करता है। और ये एक्यूमुलेशन का काम क्या हो रहा है, यहाँ पर आयंस भरे हुए थे, वो आयंस कलेक्ट होने के लिए चले जा रहे हैं, अपने आप नहीं जा रहे हैं, वो किसी केमिकल फोर्स की वजह से जा रहे हैं। और उस केमिकल फोर्स को, जो हमारे लिए एक नई अजनबी सी दुनिया है, एक अननोन दुनिया है मेरे लिए, हम उस फोर्स को नाम दे रहे हैं बैटरी फोर्स। लाइन सुनिए आपने, बैटरी फोर्स क्या बोला मैंने, कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की, तो कोई एक इलेक्ट्रोड इनमें से ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ बुला रहा है, एक नेगेटिव चार्ज को बुला रहा है। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स को हम बैटरी की प्रॉपर्टी मान रहे हैं, और बैटरी की प्रॉपर्टी मानकर उसको नाम दे दिया उस फोर्स को बैटरी फोर्स। मतलब ये हुआ, मैंने क्या माना कि इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं वो टर्मिनल ए की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव आयंस जो हैं वो टर्मिनल बी की तरफ जा रहे हैं, और ये कौन लेकर जा रहा है, बैटरी लेकर जा रही है, और उस फोर्स को नाम दिया बैटरी फोर्स। तो यानी कि ये रहा एक बैटरी फोर्स, नोट कर दिया FB से, बिल्कुल नहीं फेसबुक वाला नहीं है, ये रहा FB। इतनी कहानी समझ गए आप? अगर समझ गए हैं तो अब क्या होना शुरू होगा, इस टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू होगा,
इस वाले पर नेगेटिव चार्ज होना शुरू होगा। यहां पर एक पॉजिटिव आयन पहुंचा, यहां पर एक नेगेटिव आयन पहुंचा। इस एक टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ, इस एक टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हुआ। हमने एक बात सीखी थी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो होता क्या है सबसे पहले क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ये रहा एक पॉजिटिव आयन, क्लियर है। इस पॉजिटिव आयन पर बैटरी फोर्स लग रहा था Fb। जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ, कलेक्शन होना स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही एक एक चार्ज स्टार्ट हुआ, मतलब छोटा चार्ज डेवलप हुआ, तो एक छोटा सा फील्ड क्रिएट हो गया। कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये तो बात समझ में आती, बहुत बार इस तरह की थ्योरी पे हम लोग वर्क कर चुके हैं। एक बार और किया था इस तरह की थ्योरी पे वर्क, बताइएगा इसी तरह की सिमिलर थ्योरी हम लोगों ने कब पढ़ी थी, कमेंट करके। तो क्या बोला मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव तरह एक फील्ड जनरेट हुआ। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, तो ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये इन चार्जेस पर भी फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव पर किधर लगाएगा, फील्ड की तरफ, नेगेटिव पर किधर लगाएगा, अपोजिट टू द फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज मैंने ये बना लिया है, इस पर किधर फोर्स लगाया इसने, फील्ड की तरफ। नन्ना सा फील्ड था तो नन्ना सा फोर्स लगा दिया। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड की वजह से लगा है। अब क्या होगा, अभी कौन सा फोर्स आपको ज्यादा दिख रहा है, बैटरी फोर्स अभी भी ज्यादा है। बैटरी फोर्स अभी भी ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस को अभी भी कहां जाते रहेंगे, ए टर्मिनल की तरफ। नेगेटिव चार्जेस अभी भी कहां जाते रहेंगे, बी टर्मिनल की तरफ। और क्या धीरे धीरे चार्जेस का बिल्डअप बढ़ता रहेगा। बिल्डअप मतलब चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन था टर्मिनल्स पर, वो बढ़ते जाएगा। अगर यहां पर चार्ज बढ़ेंगे, फिर बोल रहा हूं, अगर यहां पर चार्ज बढ़ेगा तो आप बोलिए क्या बढ़ेगा, क्या धीरे धीरे फील्ड बड़े होते जाएगा, बड़े होते गया। पता चला क्यों हो रहा है, बिकॉज ये चार्जेस का कलेक्शन होते जा रहा है। जैसे जैसे ये फील्ड बड़ा होगा, क्या ये फोर्स भी बड़ा हो जाएगा। पता चला क्यों बड़ा होगा, बिकॉज फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, Q इंटू E। अगर फील्ड बड़ा होगा तो फोर्स भी बड़ा होगा, और आपको दिख गया होगा बड़ा होते 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 क्या ये इस बैटरी फोर्स के बराबर हो गया। और जैसे ही ये बैटरी फोर्स के बराबर हुआ, क्या पॉजिटिव चार्ज पर दोनों फोर्स अपोजिट थे वो खत्म हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक लग रहा था लेफ्ट साइड, एक लग रहा है राइट साइड, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। अब ये चार्ज किधर जाएगा, इस पर नेट फोर्स कितना हो गया है, 0, कहीं नहीं जाएगा, ये वहीं रुक जाएगा। यानी कि चार्ज का फर्दर एक्यूमुलेशन रुक गया। सुन ली लाइन इतनी, चार्ज का फर्दर एक्यूमुलेशन रुक गया। उस टाइम तक यहां पर कुछ फील्ड डेवलप हो गया होगा, कुछ फील्ड की वैल्यू डेवलप हो गई होगी। अगर किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में कुछ फील्ड है तो उनके बीच में कुछ पोटेंशियल भी होगा, और वो पोटेंशियल आप जानते हैं कितना होगा, पता है ना कितना होगा। यानी कि इस बैटरी के या इस सेल के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या बन गया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है। और यही तो हम बोलते हैं कि 2 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, वो बैटरी का क्या है, पोटेंशियल है। और वो क्या है, वो हमने कैसे डेवलप किया, वो चार्ज के एक्यूमुलेशन से डेवलप होता है। इतनी बात सुन ली, मैं जल्दी से रिपीट करूं तो क्या होगा। बैटरी के अंदर एक केमिकल फोर्स लगता है, उसको बैटरी फोर्स नाम दिया। उसने पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ लेके गया, नेगेटिव को दूसरी तरफ लेकर गया। चार्ज का छोटा सा बिल्डअप हुआ, चार्ज का बिल्डअप होने से एक फील्ड बना, छोटा सा फील्ड बना। उस फील्ड ने इन चार्जेस पर फोर्स लगाने शुरू किए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये फोर्स इनिशियली कैसा रहा होगा, छोटा रहा होगा। फोर्स छोटा रहा होगा तो स्टिल चार्ज मूव करते रहे होंगे, चार्ज का बिल्डअप बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फोर्स भी बढ़ा। फोर्स बढ़ा तो एक सिचुएशन में दोनों इक्वल हो गए, और दोनों जैसे इक्वल हुए वैसे ही फोर्स क्या नाम है, फोर्स इक्विलिब्रियम में आ गए, और चार्ज का एक्यूमुलेशन होना रुक गया। ये बन गई इक्विलिब्रियम की स्टेट। सुन पाई है इतनी बात आपने, आई थिंक। अगर सुन ली है तो ये सारी बातें अपने दिमाग में रखना। और क्या हो गया है कि इस बैटरी के एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है। इतनी बात सुन ली है अभी आपने। अगर सुन ली है तो मैं डायग्राम हटाने जा रहा हूं, शायद थोड़ी देर के लिए।
चलिए एक और, अब एक बात मैं आपको बताई, इतनी बात आ ही गई है तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बैटरी जो है, मैंने एक बार आपको बोला था कुछ दिन पहले कि एक जिद्दी डिवाइस है, बोला था। जिद्दी डिवाइस है का मतलब क्या है कि वो अपने एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल मेंटेन करके रखती है। एक जिद्दी डिवाइस है, अपने एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल मेंटेन करके रखती है। तो ये सारी कहानी होने में कुछ वक्त लगा, कुछ बहुत छोटा सा वक्त लगा, उतनी देर में इसके एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल आ गया। अब इसका काम क्या है इस बैटरी का? इस बैटरी का काम है इस पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना। और वो मेंटेन करके रख पाएगी या नहीं रख पाएगी उसके लिए पता तब चलेगा जब हम इसके अक्रॉस कुछ बल्ब जला दें, एक बल्ब लगा दें इसके अक्रॉस, यानी कोई एक लोड लगा दें, तो भी क्या ये एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल मेंटेन रख पाएगी? अगर रख पाएगी तो बैटरी जिद्दी डिवाइस है, नहीं रख पाएगी तो नहीं है। बात समझ गए? तो अब इसकी जिद को देखते हैं, एक बार परख लेते हैं। आपको इतनी कहानी तो समझ में आ ही रही थी, तो इसका एक बार जिद्दीपन भी टेस्ट कर लेते हैं। ये मैकेनिज्म हो गई सेल की। इफ सेल इज कनेक्टेड टू ए सर्किट, अगर सेल को एक सर्किट में कनेक्ट कर दें, सर्किट मतलब बल्ब जला लें कुछ, उससे कोई छोटा मोटा लोड लगा दें, तो देखना हम एक लोड लगा रहे हैं इसके साथ, ये ज्यादा निकट हो गया है इसके, इधर लगा देते हैं। ये थी बैटरी अपनी, टर्मिनल ए टर्मिनल बी। ये लगा दिया हमने एक रजिस्टर, मान लीजिए R। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सारी बातें सुनते रहना अभी भी। ये क्या हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था। तो जैसे ही मैंने वायर कनेक्ट किया, एक पाथ बना, तो क्या होगा, हाई से लो की तरफ एक फील्ड जनरेट होगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी मैकेनिज्म है। हाई से लो की तरफ फील्ड जनरेट हुआ। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बैटरी का जिद्दीपन चेक करने जा रहे हैं कि बैटरी वाकई जिद्दी है या नहीं है। बात समझ गए? तो जिद्दीपन चेक कर रहे थे। क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वायर के अंदर, और वो फील्ड जनरेट होगा तो वो क्या करेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। तो क्या होगा, इस पर हमारे पास कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, इस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। फील्ड लगाइए तो इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो प्लेट दिख रहे हैं टर्मिनल बी दिख रहा है, इस टर्मिनल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं बोल सकता हूं, निकल जाते हैं बाहर और ट्रेवल करने लग जाते हैं। फील्ड इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं, अपोजिट टू द फील्ड। तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले और कहां मूव करने लग गए, अपोजिट टू द फील्ड। अपोजिट टू द फील्ड मूव करने लग गए तो कहां पहुंचेंगे, लौटकर ए पर पहुंचेंगे। लाइन इतनी सुनी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या नेगेटिव चार्ज कम हुआ? 3 नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, 480p से कम पे मत चलाना। 3 नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं तो एक चार्ज मान लिया कम हो गया। ये एक चार्ज दौड़ता हुआ कहां पहुंचा, इस बैटरी के पॉजिटिव एंड के पास पहुंचा। तो क्या इसने नेगेटिव आया तो उसने क्या पॉजिटिव कम कर दिया होगा? लाइन सुन पाई आपने? बहुत छोटी सी बात हुई है। एक फील्ड क्रिएट हुआ, फील्ड क्रिएट होने से इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, यहाँ नेगेटिव की कमी हो गई या पॉजिटिव कमी हो गई, कुल मिला के बोलूं तो चार्ज कम हो गया। और चार्ज कम हो गया, दो टर्मिनल्स के बीच में चार्ज कम हुआ तो क्या फील्ड कम हो जाएगा? इनके बीच में जो फील्ड लग रहा था, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जो फील्ड लग रहा था ई, क्या ये फील्ड कम हो गया? और जैसे ही फील्ड कम हुआ तो बात फिर सुनना, ये फील्ड छोटा हो गया। आप समझ गए होंगे, फील्ड छोटा होगा तो क्या ये फोर्स फिर छोटा हो जाएगा? फोर्स भी छोटा हो गया। और अगर फोर्स भी छोटा हो गया है तो अब मेरी एक और बात सुन लेना, ये चार्ज पॉजिटिव वाले भगेंगे किधर? अरे ये तो छोटा हो गया तो भगेंगे किधर? लेफ्ट साइड। यानी कि ये चार्जेस के अंदर जो आयंस थे वो वापस से किधर भग लिए? वो भग लिए किधर? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और नेगेटिव वाले किधर भग गए होंगे? वो भग गए होंगे दूसरे टर्मिनल की तरफ, बी की तरफ। जितनी इस पर कमी हुई चार्ज की, क्या उतने ही चार्ज फिर पहुंच गए?
फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के यहां पहुंचा होगा, उतना ही चार्ज फिर इधर पहुंच गया होगा। तो कुल मिला के आप बात समझ रहे हैं, चाहे इधर से सर्किट कनेक्ट हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन भी भागा, नेगेटिव चार्ज कम भी हुआ, लेकिन फाइनली क्या होता है, उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के चक्कर में वापस से पॉजिटिव और नेगेटिव मूव कर जाते हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जब ये चार्जेस का मेंटेनेंस बराबर है तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल भी मेंटेन रहेगा बराबर, और कुल मिलाकर हमारे पास बैटरी प्रूव हो जाती है कि एक जिद्दी डिवाइस है। समझ गए बात इतनी आप? तो बैटरी की हमने मैकेनिज्म सीख ली। बैटरी मैं बोल देता हूं, आप जानते हैं बैटरी क्या है, आपने 10th में खूब सीखा होगा, कलेक्शन ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए इतनी बात सीख गए आप। अब एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन, एक बात समझ लीजिए, जब सर्किट बाहर से कनेक्ट होता है तो इक्विलिब्रियम बार बार डिस्टर्ब होता है, बार बार बनता है, यानी कि इक्विलिब्रियम रहता नहीं है परमानेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है EMF, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। इसका मॉडर्न नेम है, इसको और किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटेंस। किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटेंस। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन सुन लेना, बहुत काम है, बहुत कंफ्यूजन है। अरे एक बैटरी हम यहां पे चिपकाई लें बना के एक बार, ये बैटरी का टर्मिनल A, टर्मिनल B, ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, इन दोनों के बीच में सेपरेशन था D। तो एक बार सुनना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की डेफिनेशन क्या बोली गई है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में बैटरी ने जो वर्क किया या बैटरी फोर्स ने जो वर्क किया, दैट इज कॉल्ड EMF। सुन पाया? द वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अरे ये लिखना है, द वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल। सुन पाए? अरे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सुन पाए? अरे कैसे देंगे आप, नहीं नहीं पाएंगे। लिख लिया है, सुन लिया है। अब एक दो बातें करेंगे अभी छोटी छोटी। वर्ड पे ध्यान रखना, वर्क डन बाई बैटरी फोर्स, वर्क डन बाई बैटरी फोर्स, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, वर्क डन बाई बैटरी फोर्स को। चलिए, इनका सेपरेशन D है और बैटरी फोर्स कितना था इस पर, FB था, यही था ना, पॉजिटिव चार्ज को लेकर आना है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, वर्क डन निकल आया। क्या ये आयंस जो हम मूव कर रहे थे वो यूनिट चार्ज के थे? नहीं पता, कुछ भी चार्ज हो सकता है उस पर, Q चार्ज मान लेते हैं। तो मैंने बोला वर्क डन इन मूविंग कितना चार्ज, Q, कहां से कहां तक, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव यानी कि टर्मिनल B टू टर्मिनल A। अच्छा, EMF को डिनोट किससे करते हैं ये भी बता दें। एक बहुत सुंदर सी E बनाई जाती है, इससे डिनोट करते हैं EMF को। और ये E आप सुन चुके हैं, इससे पहले मैं बहुत बार बोल चुका हूं, कंजूसी हो गई है फिजिक्स में बहुत ज्यादा। यही अपना ऐसा कुछ एप्सिलॉन का सिंबल भी था, बट वो थोड़ा सा ज्यादा घुमा हुआ था, ये कम घुमा हुआ है। वर्क डन इन मूविंग Q फ्रॉम B टू A। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला मान लिया, मान क्या लिया, होता ही है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, किसके द्वारा, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स FB, डिस्प्लेसमेंट कितना D। ये था Q चार्ज को मूव करने का वर्क डन। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज। तो हम लिख देते हैं वर्क डन
ऐसा आपने फीलिंग आ रही होगी, कोई पढ़ा है, इन मूविंग यूनिट चार्ज, यूनिट कौन से वाला, पॉजिटिव चार्ज। कुछ मान लिया W डैश इज इक्वल टू, आपको अच्छे से याद होगा, फोर्स इनटू यूनिट चार्ज को मूव किया तो चार्ज से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये निकल आया यूनिट चार्ज को मूव करने का वर्क डन। और बाय डेफिनेशन यही क्या है, बाय डेफिनेशन दिस वर्क डन किसके इक्वल है, ईएमएफ के इक्वल है। और क्या बन गया ईएमएफ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। पता चल गया ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन गया ईएमएफ का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। ध्यान देना, इसकी यूनिट की बात करें अगर हम, आपको यूनिट पता चल जानी चाहिए तुरंत इतनी देर में। क्या था, क्या ईएमएफ जो है मेरा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन, ये क्या है, चार्ज। तो क्या ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम। तो यूनिट क्या बन गई ईएमएफ की, जूल पर कूलम। सुना सुना सा लग रहा है, जूल पर कूलम को और क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो ईएमएफ की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। डेफिनेशन क्या हो गई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स। एक छोटी सी बात क्या है, क्या फिर ये कहां गया, ईएमएफ, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ एक ही बात है। सुना आपने, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ एक ही बात है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है कि ये भी वोल्ट है वो भी वोल्ट है, क्या दोनों एक ही बात हैं। तो आंसर है कतई नहीं है, कतई हो ही नहीं सकती एक बात। दोनों इक्वल हो सकती हैं, बिकॉज यूनिट सेम है तो उनको हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकती हैं सिचुएशंस में, बट दे आर नॉट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जवाब मैं देता हूं आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन रिकॉल करिए, रिकॉल हो रही है, क्या थी डेफिनेशन, अरे बोलिए तभी, कुछ याद आई कि नहीं आई। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब यही इसके आगे सुनना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाटएवर, इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर डेफिनेशन सुनना, जिस बात पे फोकस किया था, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव, वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स। क्या बोला था, वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स। तो ये वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है, बैटरी फोर्स। बैटरी फोर्स इज ए केमिकल फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रो वो कैसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये है वर्क डन बाय द केमिकल फोर्स, वो था वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये केमिकल फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यानी कि इस ईएमएफ को हम कभी भी क्या नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कह सकते। दोनों की यूनिट सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सिचुएशंस में सेम होगा, अभी बताएंगे कब, लेकिन दोनों कैसी क्वांटिटी नहीं है, दोनों कैसी क्वांटिटी नहीं है, सेम क्वांटिटी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में। इतना छाप लिया आपने, हटा रहा हूं। तो आपने, अच्छा ये क्वेश्चन लिखना है आपने, यही तो बात है, ये क्वेश्चन भी लिखना है आपने। मैं लिखवा नहीं सकता हूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी लिखवाने का। ये क्वेश्चन भी लिखना है। द यूनिट, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं, द यूनिट ऑफ ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम। द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ आर सेम। Does it mean that they are the same physical quantity? Does it mean that they are the same physical quantity? आपको आंसर पता है, अब यही तो मुझे चेक करना है कि आप लिखते कैसे हैं। क्लियर है इतनी बात। अब एक और जरूरी बात, सुनते रहिएगा एक एक बात अब जरूरी। चलिए अब जरूरी बात दूसरी वाली पे आते हैं।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ईएमएफ पढ़ लिया हम लोगों ने। अब एक टर्म सुनते हैं, इंटरनल, या फिर उससे पहले एक बात बता ही देता हूं, सोच रहा था ना बताऊं फिर बता देता हूं। अभी हमने एक बात बताई थी आपको, यहां पर एक सर्किट बनाया था, इसको एक बार कनेक्ट किया था हमने बाहर से, एक बार नहीं कनेक्ट किया था। तो जब कनेक्ट किया था हमने तो उसको क्लोज्ड सर्किट बोला जाएगा, और जब नहीं किया है तो ओपन सर्किट बोला जाएगा। और क्या याद है आपको कि ओपन सर्किट में हम बोल रहे थे, ओपन सर्किट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बैटरी का जो फोर्स है ये एफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच एक इक्विलिब्रियम बना था, याद है ना इतनी बार। तो एक रिलेशन बनाएंगे वहां से हम, फॉर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट ये हो गया अपना ओपन सर्किट, इन इक्विलिब्रियम। बहुत बड़ा लेक्चर है आज का ये, बहुत ही बड़ा, और बात आज ही खत्म करनी पड़ेगी तो ध्यान से सुनते रहिए। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब बैटरी फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ये बात कंफर्म थी ना, आपको याद है मैंने डायग्राम यहां बनाया था, पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था और ये लग रहा था बैटरी फोर्स, यही थी कहानी। ये रहा बैटरी फोर्स, दोनों एक दूसरे के कैसे थे, इक्वल थे। अगर इक्वल है तो मैंने साइन लगा दिया, इक्वल लगा दिया दोनों तरफ। अब मैं एफ की बात करूंगा तो एफ क्या है, चार्ज इनटू फील्ड फोर्स क्या होता है, क्यू इनटू ई, और ये रहा एफ बी बैटरी फोर्स। सुन ली इतनी बात। मैं बेसिकली निकालना चाह रहा हूं रिलेशन ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच में, ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहा हूं। आपको याद होगा पोटेंशियल का टर्म लाना है तो फील्ड इनटू सेपरेशन क्या पोटेंशियल होता है, सेपरेशन यहां कहीं दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे बोल दिया, अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई लिखना भूल गए, मल्टीप्लाई बाई डी, डी से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एफ बी इंटू डी इज इक्वल टू क्यू ई इंटू डी। ई इंटू डी आप जानते हैं पोटेंशियल होता है। इस क्यू को यहां से उठाया, देख लेना यहां से उठाया और कहां चिपका दिया, डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में आ गया तो अब मेरी बात सुनना, ई इंटू डी क्या है, पोटेंशियल है। क्या है ये, इनके बीच में फील्ड कितना था, ई था, डी सेपरेशन है तो ये क्या हो गया, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बन गया, आपको अभी भी याद होगा मैंने प्रूव करवाया था, यहां लिखा था दिस इज ईएमएफ। तो क्या बन गया, ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। मैंने यही तो अभी बोला था कि ईएमएफ और पोटेंशियल इक्वल हो सकते हैं, बिकॉज इनको हम, आपने शायद सुना होगा 11th में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं तो इनकी यूनिट और डायमेंशन तो सेम है, बट दे आर नॉट सेम इन नेचर। इनका नेचर अलग है, इनकी बेसिक जड़ अलग है। ऊपर से देखने में दोनों फूल लग रहे हैं चांदनी वाले, लेकिन है नहीं है, कुछ और है, ये मोगरा है, ये चांदनी है, ये बेकार की बात है। लेकिन ईएमएफ किसके इक्वल है, पोटेंशियल के इक्वल है। तो मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा, किसके लिए था, फॉर ओपन सर्किट, तो हम लिख सकते हैं फॉर ओपन सर्किट ईएमएफ इक्वल्स टू पोटेंशियल। पोटेंशियल लाइन समझ गए, आगे बढ़ रहे हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। हटा रहा हूं ये, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात सुनना, नाम से समझ में आ रहा है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। नाम से समझ में ये आ रहा है कि बैटरी के अंदर क्या है, बहुत सारे आयंस थे, थोक के भाव आयंस भरे हुए थे, पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के आयंस थे, सब भाग रहे थे इधर से उधर। पॉजिटिव वाले इधर भाग रहे थे, नेगेटिव वाले उधर भाग रहे थे, और जब भाग रहे थे तो क्या पड़ोस में बहुत सारे आयंस बैठे थे,
और वो सब की वजह से एक भीड़ लगी है, उसमें भाग रहे हैं आयंस, तो क्या एक दूसरे पर एक इन्फ्लुएंस लगाएंगे, एक अट्रैक्शन लगाएंगे, अट्रैक्शन, रिपल्शन, कई तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, तो क्या वो फोर्सेस की वजह से चार्ज का मोशन कुछ रुकेगा? मैं भाग रहा हूं, 10 लोग मेरे साथ हैं, कोई मुझे उधर खींच रहा है, कोई पीछे खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो क्या होता है बेसिकली कि एक रुकावट पैदा होती है चार्ज के मोशन में। किसने पैदा की? इसके अंदर जो आयंस हैं, वो आयंस कहां से आए थे? इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था। तो अब क्या बन गई डेफिनेशन? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल to the motion of charge, the opposition अब ये ऑफर का मतलब ये मत समझ लेना कि एक अच्छा सा बाई वन गेट वन वाला ऑफर है। ये ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, मैं क्यों लिख रहा हूं वैसे, of the cell to the motion of charge, to the motion of charge, इसको क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। बात मेरी सुनना बहुत ध्यान से, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहां पर है? बैटरी के अंदर है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी बीमारी है जो बैटरी को जिद्दी रहने नहीं देती। हाँ, अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने सिखाया बैटरी जिद्दी डिवाइस है। जिद्दी डिवाइस थी कब तक? जब तक हम इस कहानी को इग्नोर कर रहे थे। आपने आज से पहले जितनी बार भी बैटरी लगाई है, जितनी बार भी सेल लगाया है, कभी भी हमने इस बीमारी की बात ही नहीं करी, और आज बात कर रहे हैं। तो आपको क्या पता चला अब कि बैटरी जिद्दी डिवाइस है, लेकिन जब उसको एक बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी? इंटरनल रेजिस्टेंस वाली, तो वो जिद्दी नहीं रहती है। अब बताते हैं क्या हो जाता है उसके साथ। डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन लिख ली है तो इसका आप सिंबल बता दें। ये बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं सिंबल की। आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस है कहां? सेल के अंदर है। तो पहले तो सेल का सिंबल बना लें। कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बता दूं आपको, कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा एक सेल, फिर मैं बताऊंगा आपको हम कैसे करना, बताएंगे आपको। ये सेल है और सेल के साथ लिखा रहता है इसका ईएमएफ ई, और कॉमा लगाकर लिख देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर। क्लियर है? ई और कॉमा लगाकर लिख दिया आर, पहला रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से सेल बना होगा, यहां पर लिखा होगा इसका ईएमएफ ई, और इसके साथ यहां पर बनी होगी एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये इधर भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, यानी इस तरीके से बना दी गई होगी। तो आपको समझ जाना है, जब इस तरीके से सिंबल बने हो या ऐसे लिखा होगा ई कॉमा आर से, आप अभी तो सोच रहे हैं क्या बात हुई, ऐसे लिखा हो सकता है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो यूं बना होगा 2 वोल्ट 1 ओम। तो आपको समझ जाना है ये 1 ओम क्या है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये इसी का मैंने एग्जांपल वर्जन बना दिया। इसका एग्जांपल वर्जन आप खुद छाप लेंगे अपने आप बना के, है ना। तो ये 2 रिप्रेजेंटेशन हो गए, दोनों हमने बना लिए। अब मैं बता रहा हूं आपको, चाहे कैसा भी दिया हो, आपने बनाना कैसे है। या फिर तीसरा रिप्रेजेंटेशन, इसका थोड़ी जगह मुझे चाहिए होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सा भी आए पेपर में, चाहे कोई सा भी बुक में हो, चाहे कोई सा भी पेपर में, आपने बनाना ये वाला है, थर्ड वाला है। ईएमएफ ई, और जो ये रेजिस्टेंस इसके अंदर थी, इस रेजिस्टेंस को अंदर से उखाड़ लेना है और कहां लगा देना है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। दिस इज द रेकमेंडेड फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम माय साइड। हमारी तरफ से ये रेकमेंडेड है, यही यूज करना है, ये गोला नहीं यूज करना है, ये तो हम बता दिए ऐसे ही। हाँ, बात समझ गए हैं? क्या करना है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को अंदर से उठा के कहां लगा देना है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है।
ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है। क्लियर थी बात? इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी खत्म। अब बहुत जरूरी बात एक और, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल की अगर बात करें तो टर्मिनल पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। नाम से पता चल रहा होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब हुआ, टर्मिनल्स बैटरी में कितने होते हैं? 2। तो बैटरी या सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सुन पाया? सुन ही लिया होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, छाप लीजिएगा, मैंने लिख रहा हूं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। छाप लीजिएगा। चलिए, ये रहा एक सेल। आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा है, बहुत बहुत ध्यान से। ये एक सेल है, ठीक है। इसके साथ ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस चिपकी हुई है। मान लिया इसका ईएमएफ है E, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R। मेरी बात सुनना, ये हमने चिपकाई तो बाहर है, बट आप जानते हैं ये कहां है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहां पर है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर है। क्लियर है तेरी बात? इस सेल को हमने कनेक्ट कर दिया एक सर्किट में, मान लीजिए इस तरीके से एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। सर्किट में कनेक्ट कर दिया जैसे ही, तो क्या करेगी ये बैटरी? अब अच्छा, बैटरी के पास क्या है? एनर्जी स्टोर है। वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी। अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट हो जाती है। मान लिया कितनी करंट स्टार्ट हो गई है? I। पूरे सर्किट में I करंट हो गई है, यहां से यहां तक I। अच्छा, ये बात अपने दिमाग में रखना भी, कुछ लोग तो बहुत पहले से जानते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे फिनिश होती है। चलिए, अब एक बात मैं बोल रहा था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो कहां? बैटरी के अंदर ही है ना, लेकिन हमने इसको दिखा कहां दिया है? बाहर दिखा दिया है। कुछ एक छोटी सी एक आसानी के लिए, अपनी ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए कर दिया है ऐसा, क्योंकि अंदर वाली रेजिस्टेंस हम भूल जाते हैं लगाना, बच्चे भूल जाते हैं। मैंने कई साल का एक्सपीरियंस देखा है अपना कि जब भी बच्चे बुक फॉलो करते हैं, बुक के तरीकों को फॉलो करते हैं, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को भूल जाते हैं लगाना। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं इसको बाहर लगा लो, ताकि भूलोगे नहीं आप। तो बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं बैटरी के टर्मिनल्स का नाम बताइए, बैटरी के टर्मिनल्स का नाम बताइए, तो एक टर्मिनल तो इसका ये रहा, चाहे यहां पर बोल दें चाहे यहां बोल दें, बात एक ही। तो एक टर्मिनल बन गया इसका A। क्लियर है? दूसरा टर्मिनल बैटरी का, मैं कुछ नंबर ही लिख रहा हूं, आप बताना खुद से। इसका नाम मैंने बोला B है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस वाले छोटे वाले का नाम B है, और इसका नाम है C रख देते हैं, इसका नाम रख दिया है मैंने B। तो आपको ये पूछ रहा हूं कि बैटरी के 2 टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल, तो वो कौन से हैं? मुझे किसका किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? A का और C का। A किसका था? इसका था, बड़े वाले का। C किसका है? छोटे वाले का। B किसका है? इस वाले का। तो किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे? या फिर मैं एक काम कर लेता हूं छोटा सा, ये रहा C, ये C रहा। तो मुझे किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? A और C का या A और B का? बात देख लेना,
मैं बता रहा हूं मुझे निकालना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों निकालना है, ए और बी के बीच का क्यों निकालना है? बिकॉज ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसके अंदर ही है, तो ये कोई अलग से कहानी नहीं हुई। तो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल अगर निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल को डिनोट किससे करते थे? V से। वो हुआ किसके इक्वल? VA माइनस का VB। V यानी पोटेंशियल एट A में से पोटेंशियल एट B अगर घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल मिल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुना, इसके बाद वाली, इस पूरे टर्म में VA माइनस VB में मैं पोटेंशियल एट C ऐड कर रहा हूं और पोटेंशियल एट C को ही सबट्रैक्ट कर रहा हूं। अभी बताते हैं पिक्चर की कहानी ऐसे क्यों कर रहे हैं। VC ऐड किया, VC सबट्रैक्ट किया। अब देखना आगे, VA और VC, VA माइनस VC एक साथ कर लिया। कौन कौन बचा? ये वाला दो टर्म एक साथ कर लिए। ये दो टर्म बचे तो मैंने क्या बोला? माइनस का, ये इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें या ना ले लें बात एक ही है। मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा? VB माइनस VC। सुन पाई है इतनी बार? ये माइनस ना लेता तो मैं VC माइनस VB लिख देता, बात बराबर पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए, अब VA और VC का पोटेंशियल डिफरेंस, A हमारा ये था बड़े वाला, C हमारा था छोटे वाला टर्मिनल। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को बाहर रख दिया है निकालकर। तो हम एक बात जानते हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? EMF के इक्वल। ये हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले कि EMF किसके इक्वल होता है? टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो मैं VA माइनस VC को रख दे रहा हूं किसके इक्वल? EMF के इक्वल। ये माइनस लगा है, मैंने लगा दिया माइनस। VB माइनस VC को सुन लेना, ये रहा B और ये रहा C। B और C का पोटेंशियल डिफरेंस, कल के लेक्चर में एक बात हुई थी कि जब किसी रेजिस्टर से करंट फ्लो होती है तो कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। वो ड्रॉप कितना होता है? ओम्स लॉ से निकालते हैं, I इंटू R। याद है? करंट की डायरेक्शन आपको याद होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, यानी कि B हाई है, C लो है, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगर मैं बात करूंगा तो I इंटू R, ये पता चला ओम्स लॉ से आया। तो VB माइनस VC की बात करेंगे तो क्या बनेगा? I इंटू R। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना आ गया? V इक्वल्स टू E माइनस I R। ये बहुत गोल्डन फॉर्मूला है, याद करने के लिए भी और समझने के लिए भी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस सर्किट से करंट फ्लो हुई तो बैटरी के टर्मिनल्स के अंदर, यानी कि बैटरी के अंदर एक पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया। कितना? I इंटू R का ड्रॉप हो गया। I करंट है, R इज दी इंटरनल। उसको बाहर निकाल के लगा दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो मैंने क्या बोला कि जब बैटरी किसी एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ी होती है, यानी कि क्लोज सर्किट में होती है, तो उसकी टर्मिनल पोटेंशियल कितनी होती है? E माइनस आई आर, यानी कि थोड़ी सी घट जाती है। क्लियर है इतनी बात? यहां तक नोट कर लीजिए। एक और बात बताऊंगा अभी, इनफैक्ट एक डेढ़ बात और बताऊंगा, हटा रहा हूं। एक क्वेश्चन और आता है पेपर में। तो आपने अब तक दो बातें सीख ली हैं। एक बात आपने सीखी थी थोड़ी देर पहले कि टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल E के इक्वल होता है। नहीं सीखा है अभी क्या? अभी सीखा तो था वैसे। यहीं पे एक स्पेशल केस कर दे रहा हूं इसका, स्पेशल केस दोबारा से। इफ सर्किट इज ओपन, अगर सर्किट ओपन है, उस सिचुएशन में, ये ओपन का मतलब यहां से खुल गया, लो खुल गया, तो क्या अब इसमें करंट आएगी? करंट नहीं आएगी। और करंट नहीं आएगी तो I की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो V की वैल्यू कितनी हो गई? E माइनस आई आर। आई आर मतलब 0, तो V किसके इक्वल आ गया? E के इक्वल आ गया। यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल EMF के इक्वल होता है अगर क्या ना हो? इंटरनल करंट ना हो। और क्या ये EMF तब भी वोल्टेज के इक्वल हो सकता था जब रेजिस्टेंस इंटरनल 0 होती? ये भी तो हो सकता था। स्पेशल केस सेकंड,
ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये पंच लाइन्स हैं सारी। आज के लेक्चर को आपको 2 बार देखना पड़ेगा। स्पेशल केस फर्स्ट, स्पेशल केस सेकंड। फॉर एक बात पूछी जाती है पेपर में, आइडियल बैटरी क्या होती है? आइडियल सेल की बात करें तो आइडियल सेल वो होता है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है। आइडियल सेल का मतलब R कितना? 0। तो आइडियल सेल के लिए मैं अगर R 0 रख दूंगा यहाँ पर, तो V किसके इक्वल? E के इक्वल। अब तक हम जितने भी सेल पढ़ रहे थे, जितनी भी बैटरीज लगा रहे थे जिद्दी वाली, वो जिद्दी वाली बैटरी कौन सी थी? वो ये वाली बैटरी थी। कौन सी वाली? आइडियल वाली। सुन पाए हैं? तो अब तक की कहानी हमने इतनी सीख ली है। अब एक जरूरी बात, हाँ मैं क्वेश्चन बोल रहा था, एक जरूरी क्या था कि अब तक हमने ये सीख लिया है, या तो V की वैल्यू EMF के इक्वल है, या टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू E में से कुछ घट जाता है, यानी कि कम हो जाती है EMF से। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू EMF से ज्यादा हो सकती है? हमने सारी बातें सीखी अब तक। क्या सीखा? EMF के इक्वल होता है या तो टर्मिनल पोटेंशियल, या फिर EMF से कम होता है। क्या कभी ज्यादा हो सकता है? तो क्वेश्चन ये आता है, इज इट पॉसिबल दैट टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ ए सेल इन एनी सर्कमस्टेंसेस? किसी भी सिचुएशन में। तो जवाब है इसका हाँ, हो सकता है। अब वही जवाब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। दैट्स इट। आपने कभी घर पे भी देखे होंगे, बैटरी आपके सबके पास होंगी। 2 सिचुएशन होती हैं, एक जब लाइट आती है तो बैटरी चार्ज होती है, और एक जब लाइट चली जाती है तो बैटरी, आप जो समझते हैं बैटरी से जब यूज होगी तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो बैटरी के साथ 2 टर्म जुड़े हैं, एक चार्जिंग एक डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अभी जो मैं बल्ब जला रहा था, आपको याद है मैंने बैटरी लगाई थी, बल्ब लगाया था ऊपर, आर्क वाला जो बल्ब था, तो बैटरी उस समय चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, बल्ब जला दिया है बैटरी, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो मैं 2 सर्किट दिखा रहा हूं आपको अभी। एक मैंने ये बनाया था अभी, ये EMF था, ये रेजिस्टेंस थी, और ये करंट फ्लो कर रही थी। और ये बैटरी अभी हो क्या रही है? डिस्चार्ज हो रही है। दिस इज डिस्चार्जिंग। जितनी बात भी मैं आज बोल रहा हूं, इनमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपको आने वाले चैप्टर में याद ना करनी पड़े। तो बहुत सावधान हो जाइए। और आपको आज का काम पता ही है। और एक सर्किट मैं ये बना रहा हूं आपके सामने। इस बार मैं बल्ब नहीं जला रहा हूं, मैं एक चार्जर लगा रहा हूं। अब चार्जर की डिजाइन में बना नहीं सकता अच्छी सी, तो ये मान लिया चार्जर है, और चार्जर का ये पॉजिटिव से कनेक्टेड, नेगेटिव से कनेक्टेड। ये मेरा EMF E है, ये मेरी रेजिस्टेंस R है। चार्जर क्या करेगा? इसको चार्ज करेगा। अब डोमिनेटिंग कौन है? बैटरी से बड़ा चार्जर होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो चार्जर इसको चार्ज करेगा, यानी कि इसको करंट भेजेगा। अब देख लिया आपने दोनों में फर्क, दिस इज चार्जिंग। तो हम एक बात आपको पंचलाइन सिखा दी मैंने पहले। तो जब बैटरी के पॉजिटिव से करंट बाहर निकले, जब बैटरी के पॉजिटिव से करंट बाहर निकले, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। पंचलाइन है, लिख लेना। और जब बैटरी के पॉजिटिव पे करंट घुस रही हो, अंदर आ रही हो, एंटर कर रही हो, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। सॉरी, क्या बोलते हैं? चार्जिंग। अरे जुबान है फिसल जाती है। क्या बोला? जब पॉजिटिव से करंट बाहर निकले तो डिस्चार्जिंग, पॉजिटिव से एंटर करे तो चार्जिंग। अब इस चार्जिंग वाले केस में टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, वो हम सीखने जा रहे हैं। करंट आपको पता चल गई है, I करंट है, यूं फ्लो कर रही है। वही बात, ये रहा A, ये रहा C, और ये रहा B। मुझे क्या निकालना है? टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल V किसके इक्वल? A और B के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, VA माइनस VB। फिर से वही कहानी पुरानी वाली, हमने VC को ऐड किया, VC को सब्ट्रैक्ट किया। ये मैंने किए हैं बाद में, आपको लिख सकते हैं एडिंग VC, क्या लिख सकते हैं, जो भी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग VC। A और C को एक साथ किया तो क्या बना? VA माइनस VC। दिख गया इतना? VA माइनस VC। कौन कौन बच गया है? VB और VC बच गए।
अब चाहे आप माइनस कॉमन ले लीजिए चाहे मत लीजिए, अपनी अपनी चॉइस है। अब ये पहले माइनस लिखा है तो मैंने माइनस बाहर लिख लिया, तो क्या बचा वी बी माइनस वी सी। क्लियर है इतनी बात? और जानबूझ के लिया मैंने, कुछ और सिखाना भी चाहता हूं आपको। वी ए माइनस वी सी पहचान लीजिएगा, वी ए माइनस वी सी। क्या अब ए और सी के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या कर ली है, ए और सी को टर्मिनल्स माने जिनके बीच इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कहां निकाल दी है, बाहर निकाल दी है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल, ईएमएफ के इक्वल। छाप दिया, ई इक्वल्स टू ई माइनस का वीबी माइनस वीसी। अभी पुराना टर्म यहां भी सीखा था, वीबी माइनस वीसी। करंट ये जा रही है मेरे पास, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, आई इंटू आर। हमने सीखा था अभी जब करंट फ्लो करती है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करता है, कितना, आई इंटू आर। अब बस एक बात पहचाननी है हमें, वो ये है कि इनमें से कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है। करंट किधर जाती है, हाई से लो की तरफ जाती है, तो दिस पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज एट लो पोटेंशियल। हम क्या लिख रहे हैं, बी माइनस सी, यानी कि लो में से हाई घटा रहे हैं, लो में से हाई घटा रहे हैं, तो क्या आंसर नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव का आएगा। कितना आएगा, आई इंटू आर। समझ गए? तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। दिस इज योर टर्मिनल पोटेंशियल इन केस ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, E प्लस आई आर। तो हमारे पास तीन तरह के टर्मिनल पोटेंशियल के फॉर्मूले बन गए, तीनों को मैं यहाँ छाप दे रहा हूं। आपको पहले डिस्चार्जिंग और चार्जिंग अंतर पता चला, इसकी बहुत यूज पड़ता है न्यूमेरिकल्स में, ये भूल जाते हैं बच्चे, और 99% बच्चा बता रहा हूं ये बात याद नहीं रखता कि बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, वो गलत लिख देता है। क्वेश्चन आता है पेपर में, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, और वो पहचान नहीं पाता कि बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज। तो चार्जिंग की पहचान क्या है, खूब जोर से चिल्लाइएगा मेरे साथ, अलग कमरे में बैठे हो तो, कि बैटरी के पॉजिटिव पर अगर करंट एंटर करे तो वो क्या है, चार्जिंग है। सब हटा दिया मैंने, तीनों पंच लाइंस को समेट दें एक साथ, घबराना नहीं। एक दिन की छुट्टी मिलेगी इस लेक्चर के बाद, तब आगे बढ़ेंगे। क्या बोला, सारी पंच लाइंस एक साथ, मार्क कर भी खत्म हो लिया लग रहा है। क्या बोले, ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल किसके इक्वल, ईएमएफ के। क्लोज्ड सर्किट में दो कहानी है, क्लोज्ड सर्किट में कितनी कहानियां हैं, दो। पहली कहानी है डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग लिखा है, डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल किसके इक्वल, ई माइनस आई आर। ध्यान रखना सारी बातें। दूसरी बात, चार्जिंग के केस में, अरे किसकी चार्जिंग हो रही है, V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। सो लिखी बातें, अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, एक फाइनल टर्म, ये सारी बातें समेट दी आपने। फाइनल डेरिवेशन, ये बेसिकली हमें यूज करना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर के केस में। आज के लेक्चर में एक भी चीज ऐसी नहीं जो आगे काम नहीं आएगी, एक भी बात ऐसी नहीं है, पूरा बेस है आगे के चैप्टर का। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल, इन चारों के बीच का रिलेशन निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच का। सर्किट देखिएगा एक छोटा सा, external resistance R, EMF of the cell is E, internal resistance is R, current in the circuit is I। आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, डिस्चार्जिंग है। क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। हमें इन चार के बीच रिलेशन निकालना है। अगर ये डिस्चार्जिंग हो रही तो मैं एक बात जानता हूं, टर्मिनल पोटेंशियल, वी नो दैट टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू
डिस्चार्जिंग का केस है, यानी कि E माइनस आई इंटू आर। कंफर्म बात है। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अब आप ध्यान से सुनना, इन चार के बीच रिलेशन बताना है, इसका मतलब I नहीं है। I नहीं है तो इस I को हटाना है, और I को हटाना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस पूरे सर्किट में I की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। I की वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ से पहले बता देना, क्या ये दोनों रेजिस्टर्स कैपिटल R स्मॉल r सीरीज में है? तो हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट कितनी हो गई सर्किट की? R प्लस R, सीरीज में। अब अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा होता तो ये नहीं होता ना, यानी कल का लेक्चर भी जरूरी था। समझ गए ना बात इतनी? ये तो छोटी सी बात है, बहुत से केस मिलेंगे, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है आपके साथ। R प्लस R। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? I इज इक्वल टू, अरे ओम्स लॉ बता दें क्या? पता नहीं है क्या? V इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? I इज इक्वल टू, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर निकल गई तो बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल बचा? E अपॉन R प्लस R। ये भी गोल्डन फॉर्म में बच्चे याद रख लेते हैं। I इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन R इक्विवेलेंट, याद होता है I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट रख दिया यहाँ पे मैंने डायरेक्ट, I की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो क्या बन गया? V इक्वल्स टू E माइनस I की वैल्यू कितनी है? E अपॉन R प्लस R इंटू R। गलत लिख देते हैं कुछ बच्चे नोट्स बनाते टाइम पर, ध्यान से बढ़िया करके लिखा करिए। इन दोनों टर्म्स में से E कॉमन है। E कॉमन लिया तो क्या बचा? यहां से बचा 1 माइनस यहां से बचा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। V इक्वल्स टू E, एलसीएम लेके सॉल्व किया, R प्लस R माइनस R। एलसीएम कितना आएगा पहले तो ये बात कर लेते हैं, R प्लस R। अब देखना ऊपर क्या पहुंचेगा? R प्लस R माइनस R। दिख गया? एक स्टेप कम कर रहा हूं तो क्या स्मॉल r से स्मॉल r खत्म, क्या बचा? सिर्फ कैपिटल R। सुन ली इतनी बात? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये वाला टर्म ऊपर पहुंच गया V के साथ, तो क्या बना? V इंटू R, एक बार R का मल्टीप्लाई, एक बार इस वाले R का, प्लस का V इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R। अगर हम ये कैपिटल R वाला टर्म उधर ले जाएं तो क्या बचेगा? V इंटू R इज इक्वल टू, देखना ध्यान से सुनना, ये वाला इधर रखा, ये वाला टर्म उधर ले गए तो क्या R कॉमन मिल जाएगा? R कॉमन क्या बचा? यहां से बचा E माइनस V। अब कहानी बिल्कुल समाप्त होने को लगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। R की वैल्यू में निकालूं तो V इधर पहुंचेगा, तो R इज इक्वल टू कैपिटल R ये रहा, ये V इधर आया, V इधर आया तो डिवाइड हो गया, V इधर आया तो डिवाइड हो गया, तो क्या हो गया? E माइनस V अपॉन V। V का डिवाइड E में भी, V का डिवाइड V में भी, तो बन गया R इक्वल्स टू R E अपॉन V माइनस 1। दिस इज अनदर गोल्डन फॉर्मूला विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर। इतनी श्री हो गई है इसकी, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, एटलीस्ट 60 मिनट का हो गया है लेक्चर। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, आज के चैप्टर के आपको करना क्या है? नोट्स तैयार करने हैं, मुझे व्हाट्सअप करने हैं, जिसके पास व्हाट्सअप नंबर ना हो वो टेलीग्राम पे कर सकता है। करने हैं जो बेस्ट लगेंगे मुझे नोट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर के, उनको हम अपनी तरफ से शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्कूल ग्रुप में, हर जगह बच्चे के नाम के साथ। तो मेक श्योर कि बेस्ट नोट्स हों आपके, ये एक भी टॉपिक छूटे ना, एक भी पंचलाइन छूटे ना। ध्यान रहे। ऑल द बेस्ट।